Welcome again in the online live declamation competition on the topic application of NMR and the application of the alcohol and the phenols. हमारा जो थर्ड सेशन है उसको हम स्टार्ट करेंगे। हमारे 2 सेशन पहले ही फिनिश हो चुके हैं। अब हम थर्ड सेशन के अंदर सबसे पहले इनवाइट करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं पूजा, मोनिका है नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, रोल नंबर 11, BSc थर्ड ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स। Respected teachers and all my dear friends, a very good morning to all of you. My name is Monica from BSc Chemistry final year. Today my topic for declamation is applications of NMR spectroscopy. NMR, nuclear magnetic resonance spectroscopy, is the branch of chemistry which tells about the transition of spin active nuclei from ground state to the excited state at the irradiation of a definite radio frequency reveals at a value of applied magnetic field. NMR spectroscopy is useful in a number of ways, out of which some are these. First, the detection of type of protons and number of signals. NMR spectroscopy से हम type of protons पता लगा सकते हैं किसी भी compound में. For example, N-propyl bromide, whose molecular formula is CH3CH2CH2Br. इसमें 3 type के protons हैं, so 3 type of signals will obtain, out of which two are multiplied and two are triplet and other is multiplied. Second is the progress of reaction. Progress of reaction के लिए हम reaction mixture जो है वो उसका NMR स्पेक्ट्रा डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम्स पे हम चेक करेंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ पीक्स में वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट में चेंज होगा, उससे हम रिएक्शन का पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा नया फॉर्म हुआ है। फॉर एग्जांपल, कन्वर्जन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथेनॉल with aqueous KOH. Ethyl bromide में हमारे पास 2 टाइप के प्रोटॉन है, so 2 टाइप ऑफ सिग्नल्स विल ऑब्टेन, while इथेनॉल में हमारे पास 3 टाइप के प्रोटॉन है, तो 3 टाइप ऑफ सिग्नल्स विल ऑब्टेन. थर्ड इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम. इसका हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की कंपाउंड में बढ़ती है तो प्रोटॉन्स की डीशील्डिंग होती है, और डीशील्डिंग होने से जो सिग्नल है वो लोअर वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल, फ्लोरोमीथेन और क्लोरोमीथेन। फ्लोरोमीथेन में इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की ज्यादा है, इसलिए उसका सिग्नल हमें लोअर वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे मिलेगा देन क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का हम पता लगा सकते हैं उसके NMR स्पेक्ट्रा में उसके सिग्नल्स को देख करके, उन सिग्नल्स की पोजीशन को देख करके। फॉर एग्जांपल, N-propyl bromide एंड आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। N-propyl bromide में हमारे पास 3 टाइप के प्रोटॉन हैं, तो 3 टाइप के सिग्नल्स हमें मिलेंगे, जबकि आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड में 2 टाइप के प्रोटॉन है, तो 2 टाइप के सिग्नल्स हमें मिलेंगे। तो इन सिग्नल्स की पोजीशन देख करके, इनके नंबर देख करके हम इनका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिटेक्शन हम कर सकते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से, साथ ही साथ इसके टाइप भी हम पता कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका ट्रांसफर होता है हाइड्रोजन एटम से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, जिससे प्रोटॉन की डीशील्डिंग होती है और उसका जो सिग्नल है वो हमें मिलता है एट द हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा, दैट मींस केमिकल शिफ्ट। ठीक है, इसी तरीके से हम जिसके टाइप को भी पता लगा सकते हैं, उसके लिए हम डाइल्यूशन की हेल्प ले सकते हैं। अगर डाइल्यूशन कंपाउंड का डाइल्यूशन करने से हमारा सिग्नल जो है वो लोअर वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट की तरफ मूव करता है, तो हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला होगा। और अगर डाइल्यूशन करने से हमारे कंपाउंड के सिग्नल पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता, दैट मींस कंपाउंड हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली हम प्रोटॉन एक्सचेंज प्रोसेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, साथ साथ रोटेशनल आइसोमर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो finally we can conclude that the NMR spectroscopy has a number of implementations and practices in the field of chemistry. Thank you. थैंक यू बेटा, आपने बहुत ही अच्छे से अपनी बात को रखा। NMR की जो एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट NMR के बारे में आपने बहुत ही अच्छे से बोला है, विदाउट एनी हेजिटेशन आपने बोला है। मेन चीज यही है, इसीलिए ये जो डिफरेंट कंपटीशन है ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, ताकि आपके अंदर की जो हेजिटेशन है वो फिनिश हो जाए और आप एक बहुत ही अच्छे वक्ता भी बन पाए। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है प्रतिभा, रोल नंबर 20। प्रतिभा, रोल नंबर 20। First of all, a very sweet good morning to all of you.
Today I am gonna present my views on NMR spectroscopy. So first we will know about what is NMR spectroscopy. We have already discussed about IR spectroscopy, UV spectroscopy. सेम उसी तरह हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ते हैं. जो मेन रोल होता है इन स्पेक्ट्रोस्कोपीज में वो होता है रेडिएशंस का, क्योंकि जो हमारे कंपाउंड हैं वो इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जो कि हम और उन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि ये कंपाउंड है कैसा, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और भी हम उसकी सभी चीज़ों को पता कर सकते हैं. तो हम सबसे पहले हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक देखेंगे कि इसके बेसिक में है क्या. तो NMR का जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि N का मतलब होता है न्यूक्लियस, M का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और R का मतलब होता है रेजोनेंस. तो इसमें हमें एक स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस की जरूरत होती है. क्यों होती है स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस की जरूरत? क्योंकि स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस ही ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रैवल कर पाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. And it's the basic of the NMR spectroscopy. And now we will discuss about the application of the NMR spectroscopy. There are a lot of applications about NMR spectroscopy. And first one is we can determine the type of the protons in NMR spectroscopy, that a compound contain how many types of protons in it. And we in NMR spectroscopy we have given signals, and with the help of the signals we can determine the number of protons. That means जितने number of signals हमें दिए जाएंगे, मतलब कि उस कंपाउंड में उतने ही number of protons present होंगे. And second application of the NMR is we can determine the structure of the compound. And we can determine the structure of the compound. हम ये पता कर सकते हैं कि जो कंपाउंड हमें गिवन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो टर्शरी है, प्राइमरी है, या फिर कैसा है, वो हम पता करेंगे. एंड third application of the NMR spectroscopy is whether the compound is in cis form or in the trans form. With the help of the NMR spectroscopy we can determine it. And last the application of the NMR spectroscopy is there are a lot of applications of NMR spectroscopy, but we will discuss few applications of NMR spectroscopy because we have not enough time to discuss all of the applications of NMR spectroscopy. So the last application of the NMR spectroscopy is sorry sir, I'm getting nervous today. बेटा आपने जितना बोला आपने बहुत ही अच्छा बोला. यानी स्टेज के ऊपर आना ही, सामने जितने भी और हम टीचर्स हैं और स्टूडेंट हैं उनके सामने आपने बैठ के बोला, वही बहुत बड़ी बात है. फेस किया आपने सभी को, वही बहुत अच्छी बात. नेक्स्ट टाइम आप और भी अच्छा बोल पाएंगे. इसलिए कभी आप डरे नहीं, हर बार आप पार्टिसिपेट जरूर करें. पार्टिसिपेशन की भावना रखना सबसे जरूरी है. पार्टिसिपेशन इज मस्ट. तो जो पार्टिसिपेशन कर गया वही जीत गया. Okay, beta, thank you. Okay, sir. Thank you so much. Next is Kajal, roll number 24, BSc third year chemistry honors. Yes, sir. Hello, everyone. Respected teachers, my dear friends, my name is Kajal. बेटा आप अपने माइक को नजदीक लाके बोलें, आप ऑडिबल नहीं हैं. Okay, sir. Respected teachers, my dear friends, my name is Kajal. I am from BSc Chemistry Honors third year. Today's my topic is applications of NMR spectroscopy. Firstly, I would like to discuss about, in short, today I am going to discuss in short about what is the NMR. NMR
represents N means nucleus and M means magnetic field and R means resonance. N means nucleus should be spin active. न्यूक्लियस है वो स्पिन एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होता है जिसमें नॉन जीरो स्पिन होती है। और मैग्नेटिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, जो हमारे पास स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई हैं उनको टू एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट कर देती है, लोअर एनर्जी लेवल्स और हायर एनर्जी लेवल्स। उसके बाद है हमारा रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, जिसमें हमारी होती है ट्रांजिशन ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। इसके लिए हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की जरूरत होती है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोरेस्पोंडेंस होना चाहिए। इसकी वजह से ही हमारे जो एक स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं। उसके बाद है जो प्रोसेस रेजोनेंस के साथ साथ चलती है उसको हम रिलैक्सेशन प्रोसेस कहते हैं। रिलैक्सेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में जा चुके थे वो डीएक्टिवेट होके वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो डीएक्टिवेशन ऑफ द स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई एंड get back to the ground state is known as the relaxation process. So this is all about NMR, and now I am going to discuss about applications of NMR. In applications of NMR को हम PMR भी कह सकते हैं, इसको हम प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसमें मेनली डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन के बारे में। तो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है हमारी डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन्स। हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन्स कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स का पता लगा सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड कर सकते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वो है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड में क्या होता है, हम पहले लेते हैं CH3 CH2 CH4, ये इसका फॉर्मूला होता है Br, CH3 CH2 CH2 Br। इसमें हमारे पास H एटम है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो H एटम फर्स्ट तो हम HA, HB और HC ले लेते हैं, तो इससे हमारे जो स्पेक्ट्रा मिलते हैं वो हमें अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रा मिलते हैं। इस स्पेक्ट्रा से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कंपाउंड कौन सा है, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड हो जाती है और स्ट्रक्चर का भी पता लगा सकते हैं कंपाउंड की। सेकेंड एप्लीकेशन है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वो है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। इससे हम प्रोग्रेस के बारे में बता सकते हैं कि जब भी हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं तो हम इंटेंसिटी और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब हम उनका स्पेक्ट्रा लेते हैं तो हमें डिफरेंट पीक्स मिलती हैं। वो पीक से हम ये उन पीक से हमें ये पता चलता है कि हमारी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कैसे चल रही है। थर्ड चीज है हम थर्ड एप्लीकेशन है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए गिवन कंपाउंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैसे पता लगा सकते हैं, जैसे हमारे पास हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स ले लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन क्या है, हमारे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो वो अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। तो जो इजीली डी-शील्डिंग कर देगा, और डी-शील्डिंग करने की वजह से हमें लोअर मैग्नेटिक फील्ड पे उनकी पीक्स मिलेंगी। तो हम इससे हमें ये पता चल सकता है कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फोर्थ एप्लीकेशन में हम पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप की है, इंट्रामोलिकुलर है या इंटरमोलिकुलर है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाता है H एटम से, इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और इससे हमें पिक्स मिलती हैं और हमारी इससे डी-शील्डिंग हो जाती है और हमें पिक्स मिलती है लो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। So this is the end of the lecture. So this is the end of the video from my side. Thank you. थैंक यू बेटा। अब हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को इनवाइट करते हैं, ज्योति, रोल नंबर 25। Yes, sir.
First of all, good noon to all of you. Myself, Jyoti, from class BSc Chemistry Honors final year. Roll number is 30490200025. Today's in this declamation, my topic is NMR spectroscopy's application. तो मैं सबसे पहले आपको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल के बारे में बताती हूँ, फिर उसकी एप्लीकेशंस। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल है वो है, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांजिशन ऑफ spin active nuclei from ground state to the excited state due to the absorption of RF radiations. तो इसमें जो हमारा NMR में हम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाई करते हैं। रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि हमारी ट्रांजिशन होती है स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई की, ट्रांजिशन होती है ग्राउंड स्टेट्स टू एक्साइटेड स्टेट में। और जो हमारा स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई क्या होता है, जिसकी जो स्पिन है वो नॉन जीरो होती है। अब इसकी जो हम एप्लीकेशन है उसके बारे में मैं थोड़ा बताती हूँ आपको, जो केमिस्ट्री फील्ड में यूज होती है उन एप्लीकेशंस के बारे में। तो इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं दो, तो उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसकी हेल्प से जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसकी हेल्प से उन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसके स्पेक्ट्रा का यूज करके। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का, CH3 CH2 CH2 Br। इसमें हम हमारे 3 टाइप्स के प्रोटॉन हैं, तो 3 टाइप्स के सिग्नल आएंगे और जो रेशियो होगा इंटेंसिटी का होगा 2:2:3। ऐसे ही इसका जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, उसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3 CHBr और CH3। उसमें 2 टाइप्स के सिग्नल होंगे, 2 टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं इसलिए, और उसकी जो इंटेंसिटी का रेशियो होगा वो होगा 1:6। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है सिस ट्रांस आइसोमर्स को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। सिस और ट्रांस आइसोमर्स को हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो हमारा कपलिंग कांस्टेंट है उसका यूज करके। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं CHCl और CHBr का। अगर हम सिस पोजीशन लेते हैं तो हमारा जो कपलिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कम आएगी, अगर हम ट्रांस पोजीशन लेते हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो ऐसे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और जो हमारा कपलिंग कांस्टेंट है वो होता क्या है, जैसे कि हमारे जो सिग्नल्स हैं वो स्प्लिट होते हैं तो उनकी पिक्स बनती है। तो कोई भी 2 पिक्सल है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। इसकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो प्रोटॉन एक्सचेंज प्रोसेस में है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं साइक्लोहेक्सेन का, चेयर फॉर्म लेते हैं, इसमें 6 एक्सियल हाइड्रोजन होती हैं और जो 6 है वो इक्वेटोरियल होती है। जैसे कि लो टेम्परेचर लेंगे तो लो टेम्परेचर में हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो इसकी एक्सियल हाइड्रोजन कौन सी है और इक्वेटोरियल कौन सी है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 टाइप्स के सिग्नल आएंगे। अगर हम टेम्परेचर को हाई कर सकते हैं तो हम डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे कि एक्सियल हाइड्रोजन कौन सी है और इक्वेटोरियल कौन सी है, तो वहाँ पे 1 टाइप का सिग्नल आएगा। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे इंक्रीज होती है उससे जो हमारा H प्रोटॉन होता है उसकी जो वो डिशिल्डेड हो जाता है और लो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे रेजोनेट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं CH3Cl और CH3F का। तो जो फ्लोरीन है उसके केस में क्या होगा, उसके नेगेटिव आई इफेक्ट ज्यादा है तो वो प्रोटॉन को ज्यादा डिशिल्ड करेगा, तो लो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे ही रेजोनेट हो जाएगा। और जो Cl है वो हाई वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे रेजोनेट हो जाएगा। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो H बॉन्डिंग को डिटेक्ट करने की है। जैसे कि H बॉन्डिंग होती क्या है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है H एटम का वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ चला जाता है, तो डीशिल्डिंग हो जाती है इसमें प्रोटॉन की। डीशिल्डिंग होगी तो हमारा जो प्रोटॉन है वो रेजोनेट होगा लो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, लो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे रेजोनेट होगा। तो इसको हम फिर 2 टाइप से हम इसको बता सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा, जैसे कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो विद इन मॉलिक्यूल है वो, तो H बॉन्डिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो उसमें सिग्नल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे सिग्नल देगी वो। अगर हम इंटरमोलिकुलर की बात करते हैं, हम पी नाइट्रोफिनोल का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, मतलब कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनकी वो ब्रेक हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो जो हमारा H एटम है उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन हो जाएगी, शील्डिंग होने से हमारा जो सिग्नल है वो हाई वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रेजोनेट हो जाएगा। थैंक यू। Next participant, Komal. Roll number 28. Roll number 28.
Next participant, Komal, absent. Komal, are you there? Next participant, Varsha, roll number 31. Varsha, 31. Next, Kavita, roll number Yes, sir. 36. Okay, start. Yes, sir. Kavita. First of all, good afternoon. Start. Okay, start. First of all, good afternoon, everyone. I am Kavita from BSc Final Year Chemistry Honors. Today in this declamation competition, my topic is on the applications of the NMR spectroscopy. First of all, NMR. NMR stands for the nuclear magnetic resonance. हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में स्टडी करते हैं, पर्टिकुलरली जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं उनको। तो जब हम स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई में बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो उनकी एनर्जी स्टेट है वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में स्प्लिट हो जाती है। Resonance is a process in which the electron transition nucleus transition take place from the ground state to the transition state by absorption of the particular radio frequency signals. So the principle of the NMR spectroscopy is the transition of the nuclei from the ground state to the transition state by the absorption of the radio frequency signals. And main in this is the when there is a correspondence between the radio frequency signals and the applied magnetic field, then the transitions of the nuclei occurs. So now the applications of the NMR spectroscopy are, there are various applications of the NMR spectroscopy. So first of all, we can identify the structure of the compound. For example, N-propyl bromide. Here we are taking the example of the N-propyl bromide. N-propyl bromide की structure में CH3, CH2, CH2Br. इसमें 3 टाइप्स के प्रोटॉन्स होते हैं, जिनकी वजह से 3 सिग्नल मिलेंगे। तो हम स्पेक्ट्रा को देख के उसकी जो कंपाउंड की स्ट्रक्चर है उसको हम पता कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है कंपाउंड की। नेक्स्ट इज द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। प्रोग्रेस, हम किसी भी रिएक्शन की प्रोग्रेस को देख सकते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टेकिंग द रिएक्शन, इथाइल ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इनटू द इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH। अगर हमें पता लगाना है कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है नहीं, तो हम स्पेक्ट्रा को देख के पता लगा सकते हैं। जैसे कि जो हमारा इथाइल ब्रोमाइड होगा उसमें जो हमारे सिग्नल होंगे वो हमारे सिर्फ 2 सिग्नल होंगे। CH3 CH2Br जो इथाइल ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर होगी उसकी वजह से हमारे 2 सिग्नल होंगे। लेकिन जो हमारा इथेनॉल होगा उसमें हमें 3 सिग्नल मिलेंगे। एक OH की वजह से भी, जो हमारा OH ग्रुप अटैच हुआ उसकी वजह से भी एक सिग्नल होगा। तो हम स्पेक्ट्रा को देख के पता लगा सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हुई है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द एटम। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटेक्ट कर सकते हैं स्पेक्ट्रा को देख के। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं फ्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोमीथेन का। फ्लोरोमीथेन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिससे वजह से जो प्रोटॉन्स है वो ज्यादा डीशील्डेड होंगे, जिसकी वजह से जो हमारा स्पेक्ट्रा होगा वो हायर केमिकल शिफ्ट की तरफ आएगा। और जो क्लोरोमीथेन होगा वो फ्लोरीन की कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन्स होंगे वो एज कम्पेयर टू फ्लोरोमीथेन कम डिशील्डेड होंगे, जिसकी वजह से जो हमारा स्पेक्ट्रा है वो एट द लोअर वैल्यू ऑफ द केमिकल शिफ्ट पे हमें मिलेगा। तो NMR स्पेक्ट्रा को हम देख के हम पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है या नहीं है उसमें। तो नेक्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं NMR स्पेक्ट्रा को देख के। NMR स्पेक्ट्रा में भी पर्टिकुलर जो टाइप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पर्टिकुलर जो टाइप होते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उनको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर किसी कंपाउंड में है, तो अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं या फिर कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले रहे हैं, डाइल्यूट फॉर्म में ले रहे हैं, तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं मिलेगा केमिकल शिफ्ट के अंदर, क्योंकि जो हमारे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो पहले से ही जितनी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने थे वो पहले से ही कर चुका है। तो हमारी जो डाइल्यूशन है या फिर कंसंट्रेटेड फॉर्म में टेम्परेचर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी वजह से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किसी भी कंपाउंड में, तो अगर हम टेम्परेचर लो ले रहे हैं और कंसंट्रेटेड फॉर्म है, तो जो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे वो पास पास होंगे, जिसकी वजह से उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन एटम है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स की उसकी डीशील्डिंग हुई है, जिसकी वजह से जो हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो एट ए हायर वैल्यू मिलेगी हमें। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा है और डाइल्यूट फॉर्म में है
तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स है कम वो दूर दूर होंगे, जिसकी वजह से उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, डिसऑर्डर कम होंगे, तो हमारी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो हमें लोअर वैल्यू पे मिलेगी। तो हम पता लगा सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कंपाउंड के में। तो नेक्स्ट हमारी जो एप्लीकेशन है वो है स्ट्रक्चर आइसोमर्स। हम स्ट्रक्चर आइसोमर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्पेक्ट्रा को देख के, जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं एंट्रोपाइल ब्रोमाइड या फिर आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। एंट्रोपाइल ब्रोमाइड के अंदर जो एंट्रोपाइल ब्रोमाइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो CH3 CH2 CH2Br, लेकिन जो एंट्रोपाइल ब्रोमाइड है उसमें जो हमें सिग्नल मिलेंगे वो 3 टाइप के मिलेंगे, क्योंकि इसमें 3 टाइप्स के प्रोटॉन्स का जो प्रोटॉन्स है वो है, क्योंकि केमिकल एनवायरनमेंट तीनों टाइप के प्रोटॉन्स का डिफरेंट है। लेकिन जो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड्स है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के अंदर जो दोनों CH3 है उनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, तो उसकी वजह से हमें आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड में तो सिर्फ 2 ही सिग्नल मिलेंगे, लेकिन जो एंट्रोपाइल ब्रोमाइड होगा उसमें हमें 3 सिग्नल मिलेंगे, क्योंकि उनका केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है। तो हम स्पेक्ट्रा के बेसिस पे ये पता लगा सकते हैं कि स्ट्रक्चर आइसोमर्स बच्चे मतलब आपका उनकी टाइम स्ट्रक्चर अप क्या हो गया है। है, 5 जी मिनट से सर। ऊपर हो गया आपका टाइम, ठीक है। जी सर। 5 So सेकंड में फिनिश thank you. करो। So thank you. This is all from my side. Hope you listen me. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट सोमवती, Yes, BSc sir. थर्ड ऑनर्स, रोल नंबर 37। Yes, sir. Good afternoon, everyone. Myself, Somvati from BSc Chemistry Honors, third year. My roll number is 37. Today, in this online declamation competition, I am going to give you a brief introduction about NMR spectroscopy and some of its basic applications. So let's move on to our topic, that is nuclear magnetic resonance spectroscopy. जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस होता है वो स्पिन एक्टिव होना चाहिए। स्पिन एक्टिव मीन्स उसकी जो स्पिन है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होता है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसे हम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड या सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसे हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। रेजोनेंस होता है हमारा ट्रांजिशन जब होती है स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई की ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, उसे रेजोनेंस बोलते हैं। तो अब आता है प्रिंसिपल ऑफ NMR. It involves the transition of the spin active nuclei from the ground state to excited state by the absorption of radio frequency radiations, and there must be correspondence in between the incoming radio frequency signal and the medium in the presence of applied magnetic field. अब बात आती है हाउ कैन वी प्रिपेयर सैंपल फॉर द NMR. सैंपल प्रिपरेशन के लिए हमें हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वो लेना होता है। उसके साथ सोलवेंट होता है। सोलवेंट के लिए 3 कंडीशंस होनी चाहिए। एप्रोटिक होना चाहिए, वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए, और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए, और इट मस्ट बी लेस एक्सपेंसिव। तो इस तरीके से हम अपना जो सैंपल होता है वो प्रिपेयर करते हैं। और जो हमारी NMR ट्यूब होती है उसके अंदर हमारे पास एक इंटरनल स्टैंडर्ड कंपाउंड भी होता है, TMS, टेट्रा मिथाइल सिलीन। तो हमारा सैंपल इस तरीके से प्रिपेयर होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एप्लीकेशंस ऑफ NMR. फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी डिटेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोटॉन्स और द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे N प्रोपाइल ब्रोमाइड का। तो जब स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि वी गेट 3 सिग्नल्स, 3 सिग्नल हमें मिलते हैं, और इंटीग्रेशन मेथड से हम देखते हैं कि इंटेंसिटी का रेशियो जो होता है वो होता है 2:2:3। तो हमारे A टाइप के 2 प्रोटॉन्स होंगे, B टाइप के भी 2 प्रोटॉन्स होंगे, और C टाइप के हमारे 3 प्रोटॉन्स होंगे। इस तरीके से हमें टाइप ऑफ प्रोटॉन्स पता चल जाता है NMR स्पेक्ट्रा की वजह से। सेकेंड वन इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से हमें रिएक्शन की प्रोग्रेस भी पता चल जाती है। वो कैसे होता है, जैसे हम लेते हैं इथाइल ब्रोमाइड को हम कन्वर्ट करेंगे इथेनॉल के अंदर, तो जो हमारा अंदर तो हमें 2 सिग्नल मिलते हैं, इथेनॉल के अंदर हमें 3 सिग्नल मिल जाते हैं। तो पर्टिकुलर जब हम टाइम इंटरवल पे हम चेक करते हैं तो अलग अलग सिग्नल्स मिले, नंबर ऑफ सिग्नल्स चेंज हो गए, 2 से 3 हो गए। तो इससे हमें पता चल गया कि प्रोग्रेस हमारी रिएक्शन की हो रही है। नेक्स्ट वन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो डी शील्डिंग इंक्रीज हो जाएगी, और डी शील्डिंग इंक्रीज होगी तो H एटम जो हमारा है वो लोअर वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे रेजोनेट करेगा।
नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारी आती है डिटर्मिनेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी को यहाँ पे हम डिफाइन करने के लिए एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का। तो बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके कंजुगेशन से बेंजीन के अंदर रिंग करंट प्रोड्यूस होता है। तो जैसे रिंग करंट प्रोड्यूस होगा उससे हमारा सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बेंजीन के सेंटर पे तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, और जो बेंजीन की आउटर पेरिफेरी होती है उस पे वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रीइंफोर्स करता है। इस तरीके से जो हमारा हाइड्रोजन एटम होता है वो लोअर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे रेजोनेट करेगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज, यहाँ पे हमें पता चल जाता है, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, और हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का भी पता चल जाता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हम एग्जांपल लेते हैं एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का। तो जैसे इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमारे पास सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर हमें पता लगाना है। तो जो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड होता है उसके अंदर हमें 3 सिग्नल मिलते हैं, और आइसोप्रोपाइल के अंदर हमारे पास 3 सिग्नल मिलते हैं। तो इस तरीके से हमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो दैट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ एनएमआर। थैंक यू। थैंक यू बेटा, आपने बहुत ही अच्छे से एनएमआर को इन ए वेरी ब्रीफ कम समय के अंदर आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट है आयना, रोल नंबर 42, बीएससी 3rd ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स। Good afternoon, everyone. Today I am Aina here to represent on the topic of applications of spectroscopy, NMR spectroscopy. So I am a student of BSc 3rd year chemistry honors and my roll number is 42. So before discussing about the application of NMR, I will tell you about NMR. It includes 3 terms, NMR. N का मतलब होता है यहाँ पर न्यूक्लियर, M का मतलब होता है मैग्नेटिक और R का मतलब होता है रेजोनेंस। न्यूक्लियर का मतलब है यहाँ पर कि जो हमारा स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस होता है यहाँ पर वो प्रेजेंट होता है। स्पिन एक्टिव का मतलब होता है कि उसके अंदर जो वैल्यू होती है हमारी वो नॉन जीरो होती है, और मैग्नेटिक का मतलब वहां पर हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जो हम वैल्यू होती है उसको हम 2i+1 के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि जो हमारी ट्रांजिशन होती है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई की। अब क्योंकि इसके अंदर हम प्रोटॉन्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। अब हम एप्लीकेशंस पर आते हैं। एनएमआर की एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन है डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड। अब इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड के अंदर जो हम रेशियो कंसीडर करते हैं वो होता है 2:3। सेकेंड एप्लीकेशन आती है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन के अंदर प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन के अंदर हम रिएक्शन की प्रोग्रेस के बारे में बता सकते हैं कि हमारी रिएक्शन होती है उससे हम मतलब वो हमारी प्रोग्रेस करती है नहीं करती, मतलब किस तरीके से वो मूव करती है। तो फॉर एग्जांपल हम एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का एग्जांपल लेते हैं, वो अल्कोहल के अंदर जाता है तो उसके अंदर हमारी जो इनिशियली 2 होती है उसके बाद जो हमारा आगे आता है वो 3 आती है, यानी कि हमारी जो रेशियो आती है वो पहले 2 होती है और फिर 3 आती है। तो ऐसे हम रिएक्शन की प्रोग्रेस के बारे में बता सकते हैं। थर्ड टर्म आती है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें सिग्नल के बारे में बताते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होंगे मैक्सिमम केसेस के अंदर उतने नंबर ऑफ हमारे सिग्नल्स होंगे। उसकी इंटेंसिटी के बारे में बता सकते हैं और सिग्नल की पोजीशन के बारे में भी बता सकते हैं। थर्ड आता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी एटम की या किसी भी कंपाउंड की, हम वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे इंक्रीज करेगी तो वैसे वैसे उसकी डी शील्डिंग इंक्रीज करेगी, यानी कि हाइड्रोजन एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है, तो उसकी वजह से डी शील्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंक्रीज कर जाती है। उसके बाद आता है कि जो हमारे सिस और ट्रांस आइसोमर्स होते हैं उसको भी डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होती है हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब क्योंकि जो सिस वाला होता है, एग्जाम्पल लेते हैं हम सिस टिल्बिन और ट्रांस टिल्बिन का। तो सिस टिल्बिन के अंदर क्या होता है, हमारा ये नॉन प्लेनर कंपाउंड है और ट्रांस टिल्बिन है वो हमारा प्लेनर कंपाउंड है। अब दोनों के अंदर केमिकल शिफ्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो केमिकल शिफ्ट
जो सिस ट्रांस आइसोमर होता है ना, उसके अंदर मतलब इन दोनों के अंदर जो वैल्यू होती है केमिकल शिफ्ट की, वो वेरी करती रहती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। अब हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो तरह से होती है। एक तो होती है इंटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और सेकेंड होती है इंट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। अब इंट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है कि जो हमारे जब भी हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारी इंटर और या फिर इंट्रा है, तो इंट्रा के केस के अंदर अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं, तो फिर उसके अंदर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम इतनी अच्छे से पता नहीं कर पाते। अब जो इसलिए उसके अंदर सिर्फ हमारा एक ही सिग्नल आता है, और जो हमारा इंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बेंजीन जो होती है उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो रिंग करंट प्रोड्यूस होता है, तो वो रिंग करंट जो होते हैं उस बेंजीन रिंग के अंदर, तो उसके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है कि प्रोटॉन एक्सचेंज प्रोसेस। प्रोटॉन एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक कंसीडर करते हैं लो टेम्परेचर का, एक कंसीडर करते हैं हाई टेम्परेचर का। तो लो टेम्परेचर के ऊपर हमारी एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन जो होती है उसके अंदर दो सिग्नल मिल जाते हैं, और जब हम टेम्परेचर को हाई करते हैं तो उसके अंदर हमारा सिग्नल एक ही मिलता है, क्योंकि जो इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन को हम अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे हमें पता चल जाता है कि जो एनएमआर की एप्लीकेशन है वो मतलब कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम किस किस वे में कहाँ यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। थैंक यू बेटा, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी थी। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारे योगिता, रोल नंबर 51, बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स। लेकिन बेटा इधर ध्यान दें आप, जस्ट ए मिनट, जो हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं उसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में ऐड करेंगे। हमारा टाइम आउट हो गया है अब, तो जल्दी से जो रिमेनिंग स्टूडेंट हैं वो भी और बचे हुए स्टूडेंट भी, सभी टीचर्स सभी दोबारा से जल्दी से ज्वाइन कर लें। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट सेशन होगा जिसमें जो भी रिमेनिंग हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनकी प्रेजेंटेशन ली जाएगी, तो आप जल्दी से दोबारा से ज्वाइन करें। थैंक यू।